Welcome to the class. So we have started discussion about the accounts and financial statement. यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 एलिमेंट्स से जो है वो मिलकर बनता है. जो हमने डिस्कस किया था कि वो 5 एलिमेंट्स हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस थे. ठीक है जी, यहां तक हमने इसको स्टडी कवर अप कर लिया था. ये 5 एलिमेंट्स जो है वो आपके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जन्म देती है और इसी 5 एलिमेंट से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जिसको आगे जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को आप चेक कर सकते हैं. ठीक है जी. और याद रखें, अकाउंट ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज को शो आउट कर रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट या एलिमेंट के अंदर. ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंट है कैश का, तो ये आपको बताएगा कि कितना कैश आपका डिपॉजिट है या आपके पास इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो जो है वो हो रहा है किसी भी कंपनी में. तो ये रिलेट कर या इसका कंसर्न जो है वो एलिमेंट एसेट के साथ है. तो जिसका मतलब ये है कि जितना आपका इनफ्लो ज्यादा होगा, इट मीन कि आपके एसेट जो है वो ज्यादा होंगे, और जितनी आपकी आउटफ्लो जो है वो ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके एसेट जो है वो ज्यादा ज्यादा आपसे जा रहे हैं और आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. ठीक है जी. नाउ within the financial statement, accounts are sub-classifications. Accounts are individual record of increase and decrease in a specific asset, liability, component of owner equity, revenue or expense. अकाउंट क्या है? ये एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है किसी भी एलिमेंट का जिसमें ये इंक्रीज और डिक्रीज को शो करती है. फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, amount recorded in every individual account are summarized and grouped appropriately within a financial statement element. हर एक जो भी इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस होता है, इसको एक खास ग्रुप में जो है वो तकसीम किया जाता है और एक खास तरीकेकार से इसको फिर दर्ज किया जाता है. एग्जिबिट 1 में हमने ऑलरेडी एक जो है वो इसके बारे में डिस्कशन कर दी थी. अभी आप देखिए एग्जिबिट 2 आपको इस सारे जो 5 एलिमेंट्स है इसके आइटम आपको क्लेरिफाई करवा लेगा. ठीक है जी. तो चलते हैं एग्जिबिट नंबर 2 के ऊपर, जो कि सबसे पहला है एसेट्स. एसेट हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन की थी कि किसी भी चीज में अगर 3 खासियत पाई जाए तो ये हमारा एसेट कहलाया जाएगा. नंबर 1 के ओनरशिप टाइटल जो है वो इस चीज का आपके पास हो. दूसरा, उस चीज को आप इस्तेमाल करने का राइट रखते हो. और तीसरा, आप उसको सेल आउट या डिस्पोज ऑफ करें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एसेट. or any economic resources that you possess will be your asset. So some of the example are mentioned over there, which are cash and cash equivalent. Cash, you know the meaning of the cash, while the cash equivalent are all those uh, liquid asset which can be easily converted into cash. Similarly, account receivable, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, या ट्रेड रिसीवेबल हमारे हो गए, हमने कोई सौदा सल्फ उनको भेजा होगा या कोई भी कंट्रैक्ट किया होगा, उसके ऊपर हमारे कोई क्लेम्स होंगे जिनको हमने फ्यूचर में रिसीव करने हैं, दैट विल बी कंसिडर एज योर एसेट. जब इन एसेट के अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट या कैश मिल जाएंगी, तो वापस आपने उस एसेट को या अकाउंट रिसीवेबल को वापस आपने खत्म करना है. ठीक है. इसी तरह से आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके एसेट्स है.
प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। बहरहाल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट आर मेड बाय द कंपनी ओनर। For example, if you are giving the starting funds to your promoters, या आप जो है वो डायरेक्टर को या किसी भी कंसल्टेंट को आप जो है वो पैसे देते ताकि वो आपके लिए प्रिलिमिनरी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में जो खर्चा लगता है, तो ये सारे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है। और याद रखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज योर फैक्टिशियस एसेट, जिसको आपने एसेट साइड पे लिखना होगा। हालांकि ये आपके एक्सपेंसेस है, लेकिन इसको आपने एसेट कंसिडर करना है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप अर्निंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसी प्रीपेड एक्सपेंसेस से उसको रिमूव करते हैं या उसको रिकवर करते हैं। इसी तरह से इन्वेंट्री that is in your hand or in your warehouse is your asset. Property, land, equipment, investment property, all intangible assets like patent, trademark, license, copyright, goodwill और इस तरह की और ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो आपको फिजिकली नजर तो नहीं आती, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में मौजूद होती है और लोग उस वैल्यू को खरीदने के लिए आपको पेमेंट करते हैं। ठीक है जी। देन फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, आपने कोई शेयर्स वगैरह या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज आपके पास अगर है तो ये भी आपके एसेट में शुमार होते हैं। इसी तरह से लोन, लेकिन लोन इन अ सेंस दैट आर गिवन बाय द फर्म और व्हिच इज रिसीवेबल टू द फर्म। ठीक है, तो ये आपके जो है वो एसेट कहलाए जाएंगे। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाता है, लेकिन चूंकि लोन का लफ्ज लगाया हुआ है तो हमने इसको क्लैरिफाई करना है, लोन्स रिसीवेबल। So this was the first element of the financial statement. The next element of the financial statement is liabilities, जो कि क्लेम्स है आउटसाइडर के। ठीक है जी, जिनको हमने पेमेंट करनी है। लाइबिलिटीज इंक्लूड अकाउंट पेएबल, एक्रूड लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो अभी तक हमने अदा नहीं किए। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेंस है, वो एनकर तो हुआ है लेकिन अभी तक हमने उसकी पेमेंट जो है वो नहीं की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई लोन हमने दिया हुआ है, ठीक है जी, या कोई भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की लाइबिलिटीज अगर है तो ये आपके लाइबिलिटीज में शुमार होता है। सिमिलरली करंट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, वो टैक्स जो अभी तक आपने पे नहीं किया और आपके ऊपर जो है वो ड्यू है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देन द नेक्स्ट वन इज द रिजर्व एंड प्रोविजंस। ठीक है, कंपनी कुछ जो है वो रिजर्व फंड अपने रिजर्व या प्रोविजन में रखती है ताकि बैड डेट से बचने के लिए, या जो है वो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी डिस्काउंट पे कोई शेयर इशू करता है तो इसके लिए भी जो है वो प्रोविजन रखता है। लेकिन याद रखें, ये प्रोविजन जो पैसा ये सेट असाइड कर रहा है, ये पैसा ओनर्स का है, ओनर शेयर होल्डर का है, इनको हमने वापस करना है। सो दैट इज व्हाई वी प्लेस दैट account under the head of liability. ठीक है, that is the second element of the financial statement. Then interest payable, जो अक्सर हम बैंक से कर्जा जो है वो ले लेते हैं, उसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको हमने पे करना होता है, तो ये सारे हमारे लाइबिलिटीज है। अनअर्न्ड रेवेन्यू, वो पैसा जो अब आपने कमाया नहीं है लेकिन आपने एडवांस में रिसीव कर दिया, इसको आप जो है वो प्रीपेड इनकम आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपने वो सर्विसेज अभी तक परफॉर्म नहीं करे। फॉर एग्जांपल, आप एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आपको एक क्लाइंट ने 1 महीने का पैसा आपको एडवांस में दे दिया, हालांकि आपने सिर्फ 2 दिन का अखबार अभी इशू किया हुआ है, लेकिन बाकी आपने अभी तक जो है वो इशू नहीं किया, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि आप ये
आइटम जो पैसा आपने रिसीव किया हुआ है उसके अगेंस्ट आप उसको वो एक्सपेंसेस करवा के दे या वो एसेट उसको डिलीवर करवाए। सो ये आपके अनअर्न्ड रेवेन्यू हो सकती है। डेट पेबल इसी तरह से बॉन्ड्स पेबल और बैंक लोन अगर आपने उठाया हुआ है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी आप देंगे और वो प्रिंसिपल अमाउंट भी आप देंगे, तो ये आपका लाइबिलिटी में शुमार होता है। The third element of the financial statement is owner equity. Owner equity capital such as common stock per value, additional paid up capital, जितनी आपकी रिटेन अर्निंग और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अगर है तो ये आपकी ओनर इक्विटी साइड पे लिखा जाता है। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर जो है वो सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और याद रखिए इन्हीं 5 एलिमेंट्स से आप क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट आप बना सकते हैं। तो ओनर इक्विटी में आपका जितना ऑथोराइज कैपिटल होगा वो लिखा जाता है, जितना आपने इशू किया है वो आपका लिखा जाता है, और जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है या पेड अप कैपिटल जिसको कहा जाता है, तो ये सारा आपका ओनर इक्विटी के साइड पे लिखा जाता है। एक रिटेन अर्निंग या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अगर है तो ये इसमें ऐड होगा। अब क्वेश्चन अक्सर ये लोग जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ओनर इक्विटी आपकी जब आप ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग मीन्स कि जब ओनर जाती खर्चे के लिए कोई पैसा उठाता है तो उसको हम एक खास नाम से जो है वो रिकॉर्ड करते हैं जिसको ड्राइंग का नाम दिया जाता है। यही ड्राइंग आपकी क्या होती है, ये आपकी ओनर इक्विटी को या कैपिटल को जो है वो कम करती है। So drawing will always be deducted from the total capital of the company. ठीक है? The fourth element of financial statement is the revenue. Revenue, the overall collection. कोई भी जो कलेक्शन आप करते हैं अगेंस्ट सर्विसेज परफॉर्म्ड, रेवेन्यू इंक्लूड सेल्स, एनी गेन, इन्वेस्टमेंट इनकम। फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरेस्ट कमा रहे हैं, आप डिविडेंड कमा रहे हैं, आप जो है वो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट आपने की है जिसके अगेंस्ट आपको इनफ्लो मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, तो ये आपकी रेवेन्यू कंसिडर होगी। और इसका जो रूल, जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है, तो ये हमने शायद पहले पढ़ा हो। रेवेन्यू जितनी भी आपकी आती है तो याद रखिए जब आपकी इंक्रीज इन रेवेन्यू होती है इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अब अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है तो ये आपका क्रेडिट होगा, डिविडेंड आपने कमाया है तो ये आपका क्रेडिट, सेल्स आपने की है तो ये आपका क्रेडिट। इसी तरह से अगर सेल्स रिटर्न आपने की है तो ये रेवेन्यू नहीं है, तो इसका उलट आप जो है वो डेबिट करेंगे। ठीक है जी। The next and the last fifth element of the financial report is expense। और expenses में आपके cost of good sold, जितनी भी इसके अंदर आपकी cost आती है तो वो सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड के कॉस्ट है, आपके मटेरियल के कॉस्ट है, ठीक है जी, आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, या आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन भी आपकी एक्सपेंस है, ये आपकी नॉन कैश एक्सपेंस में शुमार होती है। इसी तरह से आप कोई जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंस में इंक्लूड होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर का मकसद यही है कि हम इन एलिमेंट्स को जान ले, इसका पता हमें लग जाए, क्योंकि बीइंग एन एनालिस्ट whenever we start the analysis of any financial report, we must be aware of the all terminologies used under the head of expenses, under the head of revenue, owner capital and so on। तो इन सारे एलिमेंट्स का, टर्मिनोलॉजीज का हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें हैं क्या। अगर तो
क्योंकि जब आप एक एनालिस्ट को ये पता नहीं होता कि डिप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है या कैश एक्सपेंस है या हमारी ओनर इक्विटी है, ये है क्या, तो जब तक उसको ये पता नहीं लगेगा तब तक ये प्रॉपर वाइज डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता और ना ही उस स्टेटमेंट के ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसी तरह से ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, वहां पे अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रेवेन्यू में जो हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में पढ़ा, तो ये आपके रेवेन्यू जो आप कमा रहे हैं, जो आपको रिसीव होगा। और एक्सपेंस में जब इंटरेस्ट की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरेस्ट आपने पे करना है। तो एक आप रिसीव करते हैं, दूसरा आप पे करते हैं। जब आप रिसीव करते हैं दैट विल बी कंसिडर एज योर रेवेन्यू, while when you are paying the any type of कोई भी हेड अगर आप जो है वो उसको पे करते हैं तो ये आपका एक्सपेंस है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा याद रखिए इसको शॉर्टकट, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आप SG&A भी कह सकते हैं। और लॉसेस याद रखिए, लॉसेस अगर आपके है तो ये भी आपके एक्सपेंसेस में शुमार होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स जो है वो ले जा रहे हैं, आप डिलीवरी कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन आप ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया और कुछ मेडिसिन खराब हो गई या आग लग गई, जल गया वो, तो ये सारे आपके लॉसेस में आते हैं और लॉस आपका एज अ एक्सपेंस कंसिडर होता है। और जब आप इसको एज अ एक्सपेंस इसलिए भी हम लिखते हैं क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस को ज्यादा शो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अल्टीमेट जो इनकम होगी, जो रेवेन्यू होगी, उन सब से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे और आपका जो नेट इनकम आएगा तो वो फिर कम आएगा। और जब आपका नेट इनकम कम आता है इट मीन कि आपका टैक्सेबल अमाउंट कम होता है, जिसका मतलब ये है कि आपके ऊपर टैक्स कम आएगा। सो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी आपके ऊपर कम आती है। ठीक है जी। तो ये 5 एलिमेंट्स हमने अभी तक पढ़ ली कि 5 एलिमेंट्स है जिससे हम एक क्या कर सकते हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह एक कमरे की छत जो है वो 4 पिलर पे जो है वो कड़ी होती है, इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो बनाई जाती है तो इसके 5 पिलर्स है, जो कि एसेट है, लायबिलिटी है, ठीक है जी, और ओनर इक्विटी है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ये 5 पिलर ऐसे है कि जो आपके किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कड़ा होने में मदद देती है। ठीक है जी। Now the next topic is accounting equations. आपने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़े होंगे, ठीक है जी, जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है वो बराबर आते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, जिस तरह आपका लोकस पचाउली जो इटालियन मर्चेंट थे जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि एवरी डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, और ये इसी इक्वेशन के बेस पे आपका जो है वो बनाया जाता है। याद रखें अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि जितने भी आपके असासे होंगे वो तमाम का तमाम आपका ओनर इक्विटी के बराबर होगा, और ओनर इक्विटी जमा लाइबिलिटी ये दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि पैसा ओनर जितना पैसा लाता है और जितना उसके ऊपर क्लेम्स है या लाइबिलिटीज है, तो ये दोनों और असासे ये बराबर होने चाहिए। ठीक है जी। इसको अकॉर्डिंगली फिर आप उसकी शफलिंग और जो है वो उससे फार्मूला आप 3 फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। 2 मैंने कर दिए, बाकी आप जो है वो खुद कर सकते हैं, आगे पीछे करके आप इसको डिराइवेशन आपने सीखी होगी। ठीक है, तो presented in a form of presented in this form, it is clear that claims on asset are from two sources, liabilities or owner equity.
इस इक्वेशन में आपको पता लग रहा होगा कि एसेट के ऊपर दो बंदों का क्लेम है, एक लाइबिलिटीज और एक ओनर इक्विटी। ठीक है जी, तो दो सोर्सेस से मिलकर ये एसेट जो है वो बनता है। ठीक है जी, द इनकम स्टेटमेंट present the performance of the business for a specific period of time। तो ये हम पहले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम जून 2020 का कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हैं तो ये आपको जून 2020 तक और इससे पहले 19-20 का जो ट्रायल है, ड्यूरेशन है, इसका आपको परफॉर्मेंस बता रहा होगा कि कितना इनकम हमने अभी तक कमाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपने शायद पहले पढ़ा भी हो, लेकिन आपने जहन में रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा एसेट जो है वो इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो इसका फायदा अब क्या है, या फाइनेंशियल एनालिस्ट किस तरह इससे फायदा ले सकता है, या हम क्यों इसको पढ़ते हैं। तो याद रखें, अगर फाइनेंशियल बैलेंस शीट जब हमारे सामने आएगी तो हमेशा एसेट और लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी जो है वो बराबर आने चाहिए। अगर तो बराबर नहीं आते तो इट्स मीन कि आपका बैलेंस शीट गलत है, और जब एक चीज गलत होती है तो उसको जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है जी। Similarly, the equation reflected in the income statement is the following। जो आपको इनकम स्टेटमेंट में जो इक्वेशन आपको नजर आएंगे तो वो इस तरह कुछ होंगी कि आपके तमाम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है और देन यू गेट द नेट इनकम और लॉस। ठीक है, लॉस भी हो सकता है या नेट इनकम। तो रेवेन्यू से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, अगर फेवरेबल है तो आपका नेट इनकम होगा, अगर फेवरेबल नहीं है तो आपका लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा होंगे। इसी तरह से नेट इनकम कैसे होगा? जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस आपके कम होंगे तो ये आपका क्या होगा, सॉरी, रेवेन्यू अगर ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, दैट विल बी कंसिडर एज योर नेट इनकम। नोट में क्या लिखा हुआ है देख ले आप, दैट नेट इनकम एंड लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन two of the element that is revenue and expenses। बेसिकली दो एलिमेंट जो अभी हमने पहले पढ़ दिए कि जो 5 एलिमेंट थे, इसमें जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ दो एलिमेंट्स को इफेक्ट करता है और वो दो एलिमेंट जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के। ठीक है जी, तो दो ये हो गए और तीन अकाउंट जो है वो आपके एलिमेंट आपके ये हो गए। तो ये वाला जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो ये तीनों उसको जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, एसेट को भी, लाइबिलिटीज को भी और ऑनर इक्विटी को भी। वाइल जो आपका इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट्स है वो सिर्फ दो एलिमेंट्स को इफेक्ट करेगा, जो कि रेवेन्यू होगी और आपके एक्सपेंसेस होंगे। Here is the example of exhibit number 3 is showing the very simplified balance sheet and income statement। ठीक है जी, बहुत ही एक बेसिक, जस्ट आपको समझाने के लिए कि एसेट, फॉर एग्जांपल अगर आपका एसेट 2000 रुपए है तो according to this equation, asset equal to liabilities plus owner equity, this must be equal to the liability and owner equity। That is, if for example आपकी liability 500 है, owner equity आपकी 1500 है, तो इन दोनों को आप जमा करें तो ये भी 2000 और एसेट को आप देखें तो ये भी 2000। Hence prove that this is the accounting equation which says that asset should always be equal to the liability plus owner equity। फिर दूसरे इक्वेशन को देखें कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है और उससे हमें नेट इनकम मिलता है। और ये जब आप किसी भी अकाउंटेंट के ऑफिस में जाते हैं, आप किसी भी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं या बैलेंस शीट को आप देखते हैं, तो आपको यही फॉर्मेट आपको मिलेगा और ये हर जगह पे आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है जी।
तो अगर आप देखें इनकम स्टेटमेंट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द कंपनी नेम, देन द हेड ऑफ द अकाउंट और स्टेटमेंट, देन फॉर द ईयर और ड्यूरेशन। फिर आपने जो है वो क्या करना है, रेवेन्यू को लिखना है, उससे डिडक्ट करना है आपने एक्सपेंसेस को। द रिजल्ट दैट यू गेट will either be the net income or will be your loss. अगर आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, दैट विल बी कंसिडर एज योर लॉस, और अगर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है, इट विल बी कंसिडर एज योर नेट इनकम। ठीक है जी। The next topic is the accounting process. Accounting process involve recording business transaction such that periodic financial statement can be prepared or drawn. अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा लाहे अमल है कि जिससे एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन या बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन गुजर कर एक अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो बन जाती है। ठीक है जी। दिस सेक्शन इलस्ट्रेट हाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग सिस्टम। एक सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किन मराहिल से गुजर कर एक फाइनल शेप इसकी बनती है। तो आइए इसको हम जो है वो एक डायग्राम से पढ़ते हैं। ठीक है जी। बेसिकली आपने अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट रह चुके या आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो, तो वहां पे आपको द वेरी फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे कि किस तरह एक ट्रांजैक्शन जो है वो कितने फेजेस से गुजर कर एक फाइनल शेप तक जो है वो पहुंचती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आपको पता होगा कि कोई भी फाइनेंशियल जो इवेंट होता है जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, आपके जो है वो हेड ऑफ अकाउंट्स आपके इफेक्ट होते हैं, दैट विल बी कंसिडर एज योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वाउचर भी हो सकता है या कोई भी रसीद अगर हो तो उसके अगेंस्ट हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। Then the very first book that is maintained by the accountant is the journal. Journal is a day book. It is also known as a base of accounting or a very first book of accounting, क्योंकि इसमें डेली जो ट्रांजैक्शन आपके होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है जी। देन जो थर्ड स्टेप है वो है आपका लेजर, that is also known as the classification. Classification of what? Classification of the head of accounts। जो 5 head of accounts से आपके उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन करना, या जो एलिमेंट भी जर्नल के अंदर डिस्कस होता है तो उसको हमने अलग अलग अकाउंट्स में तकसीम करना है ताकि हम हर एक हेड ऑफ अकाउंट का हम बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करें, हमें पता चल सके कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश की बात करता हूं या कोई भी एसेट की बात मैं करता हूं, तो जब मैं उसका एक लेजर बुक बनाता हूं तो मैं इसलिए बनाता हूं कि मुझे महीने के आखिर में, हफ्ते के आखिर में, या जो है वो क्वार्टर बाद, या जो है वो सेमी एनुअल के हिसाब से, या साल के आखिर में मुझे पता लग जाए कि भाई इस अकाउंट का स्टेटस क्या है। अगर तो मेरा कैश का बैलेंस जो है वो ठीक आ रहा है, डेबिट बैलेंस जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी है और मैं अपने आउटफ्लो को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास इनफ्लो कम है और आउटफ्लो जो है वो ज्यादा है, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस महीने में मेरी आउटफ्लो जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है जी। Then trial balance is a statement which shows the arithmetical accuracy of the ledger balances. जो ledger balances हमने extract किए हैं to check the arithmetical accuracy of that ledger book, इसके लिए हम एक statement बनाते हैं जिसको हम trial balance कहते हैं। ठीक है, trial balance. Then the worksheet is to just ensure that all debit is followed by credit entry, or all debit amount are equal to credit balances। ठीक है, या amount।
इसी तरह से इसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी बेसिकली जो अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं वो दो होते हैं, और कभी कभार तीसरा भी होता है जो कि कैश फ्लो है। तो फर्स्ट आपका बैलेंस शीट है, दूसरा आपका इनकम स्टेटमेंट है, और तीसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है जी। एडजस्टमेंट एंट्रीज याद रखें, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लेते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर वर्कशीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे या इनकम इस तरह होते हैं जो कि एक्रूड या डेफर्ड होते हैं। ठीक है जी, जिनको हमने एडजस्ट करना होता है, जिनकी एंट्री हमने मेंशन करनी होती है, हम भूल चुके होते हैं, या उसके अंदर एप्रिसिएशन आई होती है, या उसकी वैल्यू कम होती है, या कोई इनकम हमने जो है वो उस टाइम पीरियड में जो है वो मेंशन नहीं किया होता। ठीक है जी, या हमने मेंशन किया होता है लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो इस साल से होता नहीं है। तो ऐसी किस्म की जब एंट्रीज हमारे सामने आती है, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एंड याद रखें, it require very professional skills or technical skills to record the adjustment entries. ठीक है जी। Then finally we close the books and forward the balances to the next year. Hope you will learn this। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई तो बेशक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट आप मुझे करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।